चलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया था। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। प्रोस्पेक्टस की मीनिंग क्या होती है? किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन, द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, द मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को, और उस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ के आना है और इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं तो आपकी गलती है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर टू द पीपल। सबसे पहला टाइप लिखा है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। बहुत ध्यान से फोकस करना इस पर। क्या लिखा देखो, ये वह प्रोस्पेक्टस है जिसमें जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है उसके मेन कंटेंट्स लिखे हैं सिर्फ ब्रीफ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। उसमें एक एप्लीकेशन अटैच होती है ना। एप्लीकेशन तो आपको पता है इन्वेस्टर फुलफिल करता है और कंपनी की वेबसाइट पे या कंपनी के बैंक को सबमिट करता है। एब्रिज प्रोस्पेक्टस इज इशूड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर मेड बाय कंपनी। अगर कंपनी, ध्यान देना, पब्लिक ऑफर कर रही है तो कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी का ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो 100 पेज का भी हो सकता है, 200 पेज का भी हो सकता है, 10 पेज का भी हो सकता है। तो उसके सिर्फ मेन कंटेंट्स जो होते हैं, जैसे कि नाम, जैसे कि काम, जैसे कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड्स, सिर्फ वो चीज़ें बताना जो सामने वाले के लिए जानना जरूरी है, ब्रीफ में मगर एक्सप्लेनेशन के साथ। और उस प्रोस्पेक्टस को फिर आप डेफिनेटली आरओसी के पास उसकी एक कॉपी जाती है और पब्लिक के पास में हो जाता है। वेबसाइट में पब्लिश करोगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। दैट इज अब्रिज का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा कि इसमें ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस की समरी वर्जन होता है, समराइज वर्जन। पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट बचती है ना भाई, पेपर कम लगता है ना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, शेल्फ। शेल्फ मतलब अलमीरा। बहुत ध्यान से रखना। अगर कंपनी को ऐसा लगा, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ। अगर किसी कंपनी को ऐसा लगा कि उनको साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज़्यादा बार पब्लिक ऑफर करना है, मतलब एक बार में पूरे पैसे इकट्ठे अगर नहीं हो पाए या उनको लगा कि ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो उन्होंने पहला पब्लिक ऑफर किया, सेकंड किया, थर्ड किया एक साल में। तो हर पब्लिक ऑफर में तो आप बार बार प्रोस्पेक्टस बना के इशू नहीं करोगे ना, खर्चा लगता है ना, कॉस्ट लगती है उसमें। तो कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी ओरिजिनल, जिसमें हर इंफॉर्मेशन होगी। उसको जमा कर देगी आरओसी के पास में, ध्यान देना, सबमिटेड टू द आरओसी, और 12 महीने के लिए उसको फ्रीज कर देगी कि आप अपने पास संभाल के रखो अपने शेल्फ में। क्योंकि हम बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। हम अगर एक से ज़्यादा पब्लिक ऑफर देते हैं साल में, तो आपको क्या करना है, हमारे इस प्रोस्पेक्टस को लोगों के सामने रख देना है, जो मेन प्रोस्पेक्टस है ना। हम आपके पास रखवाते हैं 12 महीने, आप हमारे कहने पर इसको लोगों के सामने रखेंगे। तो कंपनी साल में एक ही प्रोस्पेक्टस बना रही है, मगर अब उसमें साल में कंपनी में चेंजेस तो आएंगे। तो मान लो हर 3 महीने में कंपनी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस कंपनी बताते जाएगी आरओसी को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू। किसके थ्रू? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। कोई फाइनेंशियल चेंज आया, कोई डायरेक्टर चेंज हो गया, कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया, तो आरओसी क्या करेगा, इस ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस में उसको ऐड करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को, और इशू कर देगा। क्या कर देगा? इशू। तो जो पूरा जो लाइबिलिटी था या पूरा जो जिम्मेदारी थी, वो कंपनी ने किस पे डाल दिया? आरओसी पर। 12 महीने के लिए शेल्फ। अगर ऐसा कब करोगे आप? जब आप एक साल में एक से ज़्यादा पब्लिक ऑफर करोगे। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या कंटेंट है, जल्दी बोलो। कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर कंपनी में कोई चेंज आया तो उस चेंज के चक्कर में आप नया प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करोगे ना, वो तो बेवकूफ़ी होगी। तो आप क्या करोगे, उस डॉक्यूमेंट को इसके साथ ऐड कर दोगे बस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आपको दिख जाएगा। मैं जो अंडरलाइन करते जाऊंगा आपको, देखो यहाँ जमा करके रख दिया अपन ने, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है ना, बार बार रजिस्टर्ड करना, प्रिपेयर करना प्रोस्पेक्टस को, बोर्ड मीटिंग में लाओ, रिजोल्यूशन पास करो, फिर उसकी कॉपियां भेजो। तो उससे अच्छा वो क्या करते हैं, कंपनी बोलती है लो भैया अपने पास संभाल के रखो। किसको बोलती है? आरओसी को। कितने साल तक? 1 साल तक। क्योंकि एक से ज़्यादा ऑफर होने वाले हैं, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा बार फंड्स लगेंगे पब्लिक से। मगर समय समय पर आप ये फाइल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी में चेंजेस आते रहेंगे ना, सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में। तो इसकी वैलिडिटी कितनी है इस प्रोस्पेक्टस की? 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। 1 साल बाद ये खत्म हो जाएगा और नया प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या रहेगा, जल्दी बोलो। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि नई उधारी ली आपने, तो उधारी के वक्त आप अपनी एसेट्स को गिरवी रखते हो, तो उसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब आपने गिरवी कर दिया, चार्ज आ गया एसेट्स पर। किसका?
किसका चार्ज आएगा? क्रेडिटर का। इसी को तो गिरवी रखोगे ना। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये शेयर होल्डर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आया पिछले साल के मुकाबले, देखा ना। चार्ज का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लीन का मतलब ड्यू, यानी कोई चीज़ जब बकाया होती है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बोरो मनी करने के लिए, तो कौन चार्ज लगाता है कंपनी के एसेट्स पर? क्रेडिटर। क्लियर? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बहुत इजी प्रोस्पेक्टस है। कंपनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम अपने शेयर का फेस वैल्यू क्या रखें, हम कितने शेयर इशू करें, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, इसको आप क्वांटम भी बोल सकते हो, क्वांटम ऑफ शेयर्स। जब कंपनी इशू वैल्यू नहीं डिसाइड कर पा रही कितने मेरे प्राइस या कितने क्वांटिटी के शेयर इशू करने हैं, जब कंपनी बहुत कंफ्यूज होती है, देखो लिखा ना इसमें, क्वांटिटी ना इशू प्राइस, तो वो लोगों पे छोड़ देंगे कि भैया एक काम करो, आप खुद डिसाइड करना। तो बिडिंग होती है फिर, तो जिस प्राइस पर ज़्यादा बिडिंग लगेगी वो कंपनी का इशू प्राइस होता है। बिडिंग प्राइस पर, बिडिंग समझता है, आपको एक रेंज दे देंगे कि भाई 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का आपका बिडिंग प्राइस है, 20, 30, 40। जिस प्राइस पर भी सबसे ज़्यादा बिडिंग लगेगी वो कंपनी का क्या होगा? इशू प्राइस। उसी को बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं। मतलब इसको आप लिख लेना, प्राइस डिस्कवरी मेथड कहते हैं इसको। ये कंपनी खुद डिसाइड नहीं करती है प्राइस, लोगों से, मतलब लोगों के बिडिंग पर डिसाइड होता है। और ये ऐसा कब होगा? जब कंपनी को उम्मीद है कि उसके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू शेयर से ज़्यादा आएगी। मतलब कंपनी अगर 1000 शेयर इशू कर रही है तो खरीदने वाले लोग कम से कम 2000 या 3000 या 4000, ऐसा, क्योंकि कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती उसमें। आईपीओ का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पहली बार पब्लिक ऑफर करती है। और बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब कंपनी डिमांड के हिसाब से प्राइस, डिमांड मतलब क्या बोला मैंने? बिडिंग के हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करती है। एक रेंज दे देगी, प्राइस रेंज, ये लोएस्ट होगी, ये हाईएस्ट होगी। जिस पे भी सबसे ज़्यादा बोलियां लगेंगी वो कंपनी का क्या होगा? इशू प्राइस। क्या होगा? इशू प्राइस। समझ में आया? इसकी भी एक कॉपी किसके पास जाएगी? आरओसी के पास, 3 दिन पहले, इशू होने के 3 दिन पहले, लिस्ट खुलने के 3 दिन पहले। ठीक है, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? लेटर ऑफ ऑफर व्हेन अ कंपनी अंडरटेक फर्दर इशू ऑफ शेयर्स बाय मेकिंग राइट इशू। हाँ, ध्यान दो, जब कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसी को दोबारा मौका दे रही है शेयर खरीदने का, दोबारा, है ना, कि तुम ही खरीदो भैया, हमको बाहर वाले को नहीं बेचना है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक रेशियो में देती है, जैसे कि 2:1, तो तुम्हारे पास 2 हैं तो तुम 1 खरीद सकते हो, या 3:1, तुम्हारे पास 3 है तो तुम 1 खरीद सकते हो। कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। तो कंपनी क्या इशू करती है उसमें? लेटर ऑफ ऑफर। क्या इशू करती है? लेटर ऑफ ऑफर। उसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स रहेंगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते हैं कंपनी की डिटेल्स। इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, इसको प्रीएम्पशन राइट भी कहते हैं। प्रीएम्पशन का मतलब होता है बिफोर एनीवन एल्स। मतलब कंपनी इनको बोलती है, देखो हम दूसरों के पहले तुमको ऑफर दे रहे हैं, तो कंपनी के तुम हुए बे का मतलब होता है बिफोर एनीवन एल्स। प्रीएम्पशन का मतलब ये होता है दूसरों से पहले, बिफोर एनीवन एल्स। तो ऐसा कब हो रहा है? जब कंपनी पब्लिक को ना इशू करते हुए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर कर रही है। ऑफर लेटर, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब कंपनी ने पहले डिसाइड कर ली किन किन को शेयर्स ऑफर करने हैं, कौन प्राइवेट इन्वेस्टर से, या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, है ना, या कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से, उनसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, पहले से ही डिसाइडेड है। तो कंपनी उनको क्या भेजती है? डायरेक्ट ऑफर लेटर की, चलो बताओ भाई कितने कितने शेयर खरीदोगे। तो ऐसा कौन सी कंपनी करती है? पब्लिक कंपनी भी करती है और प्राइवेट कंपनी भी करती है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब गिने चुने लोगों को सिक्योरिटी ऑफर करना। तो ये गिने चुने लोग कितने होते हैं मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम 200। कितने? मैक्सिमम 200। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? टाइप समझ में आ गया आपको? पक्का? इजी है ना? आप समझ में आ जाएंगे तो सब चीज़ लिखते जाना, हर प्रोस्पेक्टस की खूबी लिखना जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट में पढ़ा चुका था, डिक्लेरेशन पढ़ा चुका था, ठीक है, पेनाल्टी में पढ़ा चुका था। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखी है, एक तो पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत ना लिखा हो, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं आपके लिए। ओमिटेड का मतलब होता है एक्सक्लूड, आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालना ही भूल गए प्रोस्पेक्टस में, और वो लोगों को मिसलीड कर रहा है, चाहे डिविडेंड से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, लोग उसको सच मानकर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो लिखा ना, या तो कुछ इंक्लूड कर दिया फालतू का, या तो कुछ एक्सक्लूड कर दिया। कुछ लॉसेस होंगे तो उसको एक्सक्लूड कर दिए, फालतू के प्रॉफिट इंक्लूड कर दिए।
कोई डायरेक्टर, फ्रॉड डायरेक्टर का नाम एक्सक्लूड कर दिया, कोई अच्छे डायरेक्टर का नाम इंक्लूड कर दिया, सिर्फ किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर उस बेसिस पे इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदता है या डिबेंचर्स खरीदता है तो ये तो गलत हुआ ना। आपने तो अच्छी इन्फॉर्मेशन को जो जानना जरूरी था उसको सप्रेस किया। सप्रेस का मतलब होता है छुपाना, दबाना। तो आप कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो कंपनी में किसके खिलाफ लोगे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट अगर होगा उसमें तो कंपनी और उसके पर्सन्स मतलब डायरेक्टर्स विल बी लाइबल। और मैंने आपको बताया था सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? कंपनी पे करेगी कंपेंसेशन और डायरेक्टर कंपेंसेशन भी पे करेंगे और उनको सजा भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बीच का छोटा सा पोर्शन है कंटेंट्स, ये आप जरूर पढ़ेंगे इसको खुद से, मुझे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये आप मुझे खुद से पढ़ के बताएंगे कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होती है। मतलब इसमें लिखा है कि प्रॉस्पेक्टस मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, यही लिखा रहेगा ना, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कौन से शेयर्स है, कितने शेयर है, उनका प्राइस क्या है, किस बैंक के थ्रू हमको वो शेयर्स खरीदने हैं। लीड मर्चेंट बैंकर जो कंपनी के बिहाफ में कंपनी के शेयर्स को ऑफर करता है, इसको लीड मर्चेंट बैंकर बोलते हैं, कंपनी का बैंकर। ठीक है, यहाँ लिखा भी है देखो, गाइड करता है कंपनी को कैसे शेयर्स इशू करने हैं। रजिस्टर टू द इशू, नेम्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स लिस्टेड रहेंगे, एनएसई के बीएसई ना। अगर रिस्क रहा तो उससे रिलेटेड क्या आपने सोच के रखा है, कब लिस्ट ओपन होगी शेयर्स खरीदने के लिए, कब क्लोज होगी, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये सब चीजें आपको सेबी से भी पूछनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है कि आपके प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा रहेगा? सेबी, ये आपको ध्यान रखना है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो रजिस्ट्रार टू द इशू है, ये कौन है? ये एजेंट है अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, मनी एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ये वो रजिस्ट्रार नहीं है आरओसी वाले हैं, वो अलग ऑफिस, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है सरकार का, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करती है। कंपनी का बंदा है जो अपॉइंट किया कंपनी ने, जो क्या कलेक्ट कर रहा है कंपनी के बिहाफ में शेयर होल्डर से? एप्लीकेशन फॉर्म, उसका पैसा और उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। ठीक है जी, और आपको एक डिक्लेरेशन भी देना है आपके जो डायरेक्टर्स है, आपके जो एक्सपर्ट्स है, कि हमने भी प्रॉस्पेक्टस में कोई भी गलत काम नहीं किया है, कोई भी गलत चीज नहीं लिखी, और हमने हर रेगुलर एक्ट को फॉलो किया है। कौन कौन से एक्ट को? कंपनीज एक्ट को, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को, सेबी एक्ट को, हर एक्ट को फॉलो किया हम लोगों ने। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वो है जिसके में आप शेयर डिबेंचर इशू करते हैं, तो कौन सी सिक्योरिटी इशू करना है, कौन सी नहीं करना है, इसमें लिखा रहता है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन किसके पास जाएगा राइटिंग में? आरओसी के पास। ये फटाक से चैप्टर कंप्लीट कर लेना आपको। दिस संडे को एसपी की फुल टेस्ट होगी, पूरे चैप्टर जितने पढ़ा के हो। इसमें कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछिए यहाँ से। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।